हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो रीट सीडीपी के लेवल 2 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में सॉल्व करवा रही हूँ। ये जो पेपर है ये 2012 वाला पेपर है और ये दूसरा वीडियो है। इसके पहले एक वीडियो आ चुका है जिसमें मैंने 2011 वाले पेपर के सीडीपी के क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपका सब्जेक्ट एसएसटी है तो रीट लेवल 2 के एसएसटी के प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ और काफ़ी समय पहले करवा चुकी हूँ। और अब मैं एसएसटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रही हूँ। तो डेली रात को 9:30 बजे एसएसटी की प्रैक्टिस वाली वीडियो आती है, तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं यदि आपका सब्जेक्ट एसएसटी है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, ये 2012 वाला पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कुपोषण के प्रभाव में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला है, जीवन के बाद के वर्षों में यह मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है। दूसरा है, यह बालकों की सीखने की योग्यताओं को प्रभावित करता है। तीसरा है, बालक निराश एवं आशंकित रहते हैं। और चौथा है, यह कद को प्रभावित करता है। अब प्रश्न में क्या पूछा गया है कि जो कथन सत्य नहीं है यानी कि जो गलत है वह हमें बताना है। तो कुपोषण के प्रभाव के बारे में जो कथन असत्य है वह है पहला, कि जीवन के बाद के वर्षों में यह मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है। ये गलत है, क्योंकि जो कुपोषण होता है यह प्रारंभिक वर्षों के दौरान ही अधिगम की क्षमताओं और मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है। यह शरीर निर्माण, व्यक्तित्व, बुद्धि, स्वास्थ्य, ऊर्जा स्तर सभी पर प्रभाव डालता है। तो ये भी आपको याद रखना है, इसमें पहला विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, वह संधि काल में निम्न में से कौन सा बाह्य अभिव्यक्ति नहीं है? वह संधि काल यानी कि यौवन आरंभ। तो इसमें बाह्य अभिव्यक्ति नहीं है पूछा गया है। पहला विकल्प है प्रभुता यानी सत्ता के विपरीत विरोध। दूसरा है अशांति। तीसरा है आत्मनिर्भरता के प्रति आग्रही। और चौथा है सक्रिय खेलों के स्थान पर बैठे रहकर खेलना अधिक पसंद। तो जो यौवन आरंभ होता है यह व्यवहारिक परिवर्तनों के बजाय शारीरिक परिवर्तनों को संदर्भित करता है, जो तब होता है जब कोई व्यक्ति यौन रूप से परिपक्व हो जाता है। अब इसमें पूछा गया है कि वह संधि काल में यानी कि यौवन आरंभ काल में निम्न में से कौन सा बाह्य अभिव्यक्ति नहीं है? तो इसमें आपका जो डी विकल्प लिखा हुआ है, सक्रिय खेलों के स्थान पर बैठे रहकर खेलना अधिक पसंद, यानी कि जो अभिव्यक्ति नहीं है पूछा गया था, इसीलिए डी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, निम्न में से कौन सा कथन मिडिल स्कूल स्तर के विद्यार्थियों के विकास से सहमति नहीं रखता? पहला है, सामाजिक व्यवहार उत्तरोत्तर समवयस्क समूह के आदर्शों से प्रभावित होता है। दूसरा है इस अवस्था में अधिकांश बालक तीव्र गति से वृद्धि प्राप्त नहीं करते। तीसरा है, बौद्धिक एवं सामाजिक व्यवहार पर स्वप्रभाविता का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। और चौथा है, अधिकांश विद्यार्थी विशेष रूप से स्वकेंद्रित हो जाते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि जो कथन मिडिल स्कूल स्तर के विद्यार्थियों के विकास से सहमति नहीं रखता वह हमें बताना है। तो इसमें जो लिखा हुआ है दूसरा विकल्प कि इस अवस्था में अधिकांश बालक तीव्र गति से वृद्धि प्राप्त नहीं करते, तो ये विद्यार्थियों के विकास से सहमत नहीं है, क्योंकि इस अवस्था में तो बच्चे तीव्र गति से वृद्धि प्राप्त करते हैं। इस अवस्था में क्या होता है कि बच्चा बचपन से विकास की ओर अधिक परिपक्व अवस्था में चला जाता है और लड़के और लड़कियां दोनों के कद और वजन में तेजी से बदलाव आता है। तो इसमें जो सहमत नहीं है वह बी विकल्प ही है। तो बी विकल्प ही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न दिया गया है, अधिगम एवं परिपक्वता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला है, यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य केवल निम्नतम तक ही सीमित रह जाते। दूसरा है, वंश क्रम संभाव्य क्षमता की सीमा के कारण बालक एक निश्चित सीमा से आगे तक विकसित हो सकते हैं। तीसरा है, बालक विकास की दृष्टि से जब सीखने के लिए तैयार नहीं है तब भी वे अधिक प्रयास के द्वारा सीख सकते हैं। और चौथा है, बालक की अंतर्निहित शक्तियों के बिना समय विचारे विकसित करने के लिए समय विचार होगा, यहाँ पर मात्रा नहीं होगी, समय विचार विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो इसमें पूछा गया है कि अधिगम एवं परिपक्वता के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो परिपक्वता व्यक्ति में संभावित रूप से मौजूद विशेषताओं को प्रकट करती है जो व्यक्ति के आनुवांशिक विन्यास से आती हैं, जबकि अधिगम एक ऐसा विकास है जो अभ्यास और प्रयास से आता है। अब इसमें पूछा गया है जो कथन सत्य है, तो इसमें पहला लिखा हुआ है वह सत्य है कि यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य केवल निम्नतम तक ही सीमित रह जाते। ये बात सही है, तो पहला विकल्प ही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, विकास एक अधिनियम है कि विकास प्रतिमान के विभिन्न काल में खुशी भिन्न भिन्न होती है इस अधिनियम के अनुसार। पहला विकल्प है, जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का काल होता है। दूसरा है, वय संधि काल एवं जीवन का प्रथम वर्ष भी जीवन का सबसे अधिक खुशी का काल होता है। तीसरा है, वय संधि काल जीवन का सबसे दुखी काल होता है। और चौथा है, जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी एवं वय संधि काल सबसे अधिक दुखी काल होता है। तो जो विकासात्मक मनोविज्ञान है वे क्या मानते हैं कि विकास के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान बच्चों की समझ के लिए मौलिक है। अब प्रश्न में पूछा गया है कि विकास का एक अधिनियम है कि विकास प्रतिमान के विभिन्न काल में खुशी भिन्न भिन्न होती है, तो इस अधिनियम के अनुसार हमें बताना है। तो जीवन का जो प्रथम वर्ष होता है यह सबसे आनंदित होता है। प्रथम वर्ष के बाद वे शिशु होना नापसंद करते हैं और अपनी स्वतंत्रता दिखाने में प्रतिरोधी बन जाते हैं। उन्हें संभालना कठिन हो जाता है। जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें 1 वर्ष के बाद संभालना कठिन हो जाता है। जो प्रथम वर्ष होता है वह सबसे आनंदित वर्ष होता है। और जो किशोरावस्था होती है ये सबसे दुखी काल होता है, यानी कि अप्रसन्न अवधि होती है। इसे आंधी तूफान की अवस्था भी कहा जाता है। तो इसमें आपका जो डी विकल्प है वही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी एवं वय संधि काल सबसे अधिक दुखी काल होता है। डी विकल्प इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, निम्न में से कौन सा बालकों के अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान देता है। पहला है, परिवार, समवयस्क समूह और टेलीविजन। दूसरा है, परिवार, समवयस्क समूह और अध्यापक। तीसरा है, परिवार, खेल एवं कंप्यूटर। और चौथा है, परिवार, खेल एवं पर्यटन। तो पूछा गया है कि कौन सा बालकों के अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान देता है। तो परिवार, समवयस्क समूह और अध्यापक। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। बच्चे सबसे पहले परिवार में सीखते हैं और समवयस्क समूह के द्वारा भी सीखते हैं, अध्यापक के द्वारा भी सीखते हैं। अब जो और विकल्प में लिखा हुआ है जैसे कि खेल है, टेलीविजन, कंप्यूटर, पर्यटन, इससे भी बच्चे सीखते हैं, लेकिन ये जो इनका जो योगदान है परिवार, सहकर्मी समूह और शिक्षकों की तुलना में कम है। इसीलिए बी विकल्प सही है इसमें, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, एक अध्यापक निम्न में से किस कथन से सहमत होना चाहिए। पहला विकल्प है, आंतरिक अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य संतोषजनक परिणाम का अनुभव करने के लिए कार्य करते हैं। दूसरा है, बाह्य अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। तीसरा है, बाह्य पुरस्कार से स्थायी व्यवहार परिवर्तन होता है। और चौथा है, बाह्य पुरस्कार आंतरिक अभिप्रेरणा प्रदान करते हैं।
तो अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है, इसके पहले वाली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। एक होती है आंतरिक अभिप्रेरणा और एक होती है बाह्य अभिप्रेरणा। अब इसमें पूछा गया है कि एक अध्यापक को निम्न में से किस कथन से सहमत होना चाहिए। तो अध्यापक को सहमत होना चाहिए बी वाले कथन से कि बाह्य प्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। जैसे कि आपने यदि कहा कि बच्चे से कि यदि आप ये कार्य करते हैं तो आपको इनाम मिलेगा, इनाम में कुछ आप वस्तु देते हैं। तो बाह्य अभिप्रेरणा तभी होती है जब सीखने वाला कुछ पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करता है। तो बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, लिखा है एक अध्यापक मानचित्र की खाली रूपरेखा में केवल नदियों, पहाड़ों, मैदानों व घाटियों को प्रदर्शित करता है। वह विद्यार्थियों को मुख्य नगर, रेलवे व मुख्य नगरों को जोड़ने वाले राजमार्गों को चिन्हित करने को कहता है। विद्यार्थियों को अन्य पुस्तकों व मानचित्रों को अध्ययन करने की इस दौरान मनाही होती है। यहाँ अध्यापक के द्वारा प्रयुक्त उपागम है। पहला विकल्प है खोज उपागम, दूसरा है मानचित्र निरूपण, तीसरा है समस्या समाधान उपागम और चौथा है अन्वेषण उपागम। तो शिक्षक ने क्या किया है कि मानचित्र की खाली रूपरेखा में केवल नदियों, पहाड़ों, मैदानों व घाटियों को प्रदर्शित करता है। फिर क्या करता है, वह विद्यार्थियों को मुख्य नगर, रेलवे व मुख्य नगरों को जोड़ने वाले राजमार्गों को चिन्हित करने को कहता है और विद्यार्थियों को किसी भी पुस्तक या मानचित्र का अध्ययन करने की इस दौरान मनाही है। तो जो उपागम शिक्षक प्रयुक्त कर रहा है वह कौन सा है? तो वह है खोज उपागम। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अब आप देखिएगा कि जो डी विकल्प है इसमें लिखा है अन्वेषण, और खोज और अन्वेषण एक ही बात होती है। इंग्लिश में देखिएगा यहाँ लिखा है इंक्वायरी अप्रोच, तो यहाँ हिंदी गड़बड़ लिख गई है, यहाँ पूछताछ उपागम होगा। ये खोज और अन्वेषण तो एक ही बात होती है, तो पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा और यहाँ पूछताछ उपागम है। यहाँ इंग्लिश में आप देख लीजिए इंक्वायरी अप्रोच, तो यहाँ होगा पूछताछ उपागम। तो पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा खोज या अन्वेषण उपागम। खोज उपागम में क्या होता है, खोज या अन्वेषण उपागम में, तो इसमें इसका जो उद्देश्य है छात्रों को एक संबंध की जांच में शामिल करना है। जैसे कि जब कोई वस्तु तैरती है तो बलों के संतुलन का वर्णन करना, अपने लिए डेटा एकत्र करना, यहाँ लागू होने वाले सिद्धांत को खोज करने के लिए उपयोग करना। तो ये आप याद रखिएगा। और ये खोज या अन्वेषण उपागम का ही उदाहरण है, क्योंकि शिक्षक ने क्या कहा है, छात्रों को मानचित्रों में चीजों को खोजने के लिए कार्य दिए हैं, तो इसीलिए ये खोज या अन्वेषण उपागम के अंतर्गत आएगा। तो ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अब जो और विकल्प लिखे हुए हैं इनके बारे में भी जान लीजिए। मानचित्र निरूपण क्या होता है? तो यह एक शैक्षिक तकनीक है जो छात्रों को स्पष्ट रूप से यह जांचने में मदद करती है कि नई अवधारणाएं पहले सीखी गई अवधारणाओं से कैसे संबंधित हो सकती हैं। समस्या समाधान उपागम क्या होता है? तो गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तावित इन सिद्धांतकारों ने समस्या स्थितियों की संरचना और पुराने विचारों के नए संयोजनों के गठन के महत्व पर जोर दिया है, और इसे ही पूछताछ अधिगम भी कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसमें पहला विकल्प सही है और इसमें ही अन्वेषण उपागम आएगा, यानी कि अन्वेषण उपागम भी इसे ही कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। हिंदी में थोड़ा इसमें गलत लिखा हुआ है, ये जो पेपर 2012 वाला है, लेकिन आप इंग्लिश देख रहे हैं वहां सही लिखा है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, लिखा है निम्न में से कौन सा उदाहरण बंडूरा के अवलोकन आधारित अधिगम का नहीं है? पहला है विद्यार्थियों द्वारा केंचुए के विच्छेदन को सीखना, दूसरा है क्रिकेट का उत्साह, तीसरा है सामाजिक अध्ययन के प्रति नापसंदगी और चौथा है स्कूल की घंटी बजने पर अपने बस्ते बंद कर लेना।
तो अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत सीखने के बारे में एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है और यह सिद्धांत बताता है कि लोग दूसरों के व्यवहार को देखकर और उनसे बातचीत करके नए कौशल सीखते हैं। तो ये अल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांत में बताया गया है। अब इसमें पूछा गया है कि कौन सा उदाहरण बंडूरा के अवलोकन आधारित अधिगम का नहीं है। तो इसमें डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। स्कूल की घंटी बजने पर अपने बस्ते बंद कर लेना। बाकी आप देख रहे हैं ये अवलोकन आधारित अधिगम के उदाहरण हैं। विद्यार्थियों द्वारा केंचुए का विच्छेदन सीखना, क्रिकेट का उत्साह, सामाजिक अध्ययन के प्रति नापसंदगी। लेकिन स्कूल की घंटी बजने पर अपने बस्ते बंद कर लेना ये अवलोकन आधारित अधिगम का उदाहरण नहीं है। तो डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है राजेश बीमारी के कारण 1 महीने तक विद्यालय नहीं गया। जब वह विद्यालय गया तो उसे भाग के लंबे सवालों को करना नहीं आया। कई बार निराशाजनक अनुभवों में असफलता हाथ लगी। लंबे भाग के सवालों को देखते ही वह चिंतित हो जाता है। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के मुताबिक संवेगात्मक स्वाभाविक उत्तेजक है। पहला विकल्प लिखा है असफलता को लेकर चिंता। दूसरा विकल्प लिखा है असफलता या भगनासा। तीसरा है लंबे भाग के सवाल और चौथा है लंबे भाग के सवालों को लेकर चिंता। तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पावलोव द्वारा विकसित किया गया है, ये आपको याद रखना है। अब इसमें पूछा गया है कि जो राजेश है लंबी बीमारी के कारण विद्यालय नहीं गया 1 महीने तक, और जब वह विद्यालय गया तो भाग के लंबे सवालों को वह नहीं कर पाया और कई बार निराशाजनक अनुभवों में असफलता हाथ लगी। तो जब भी वह लंबे भाग के सवालों को देखता है वह चिंतित हो जाता है। तो ये पूछा गया है कि शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के मुताबिक संवेगात्मक स्वाभाविक उत्तेजक है, तो वह है असफलता या भगनासा। बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम अधिक प्रभावित करता है। पहला है प्रयत्न एवं त्रुटि अधिगम, दूसरा है अनुकरण अधिगम, तीसरा है अंतर्दृष्टि पूर्ण अधिगम और चौथा है अनुदेशनात्मक अधिगम। तो पूछा गया है कि बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम अधिक प्रभावित करता है। तो अनुकरण अधिगम, बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला है यदि विद्यार्थी का बुद्धि स्तर समान है तब भी उपलब्धि में विभिन्नता हो सकती है। दूसरा है सभी बालकों में कुछ भी समानता नहीं होती। तीसरा है व्यक्तिगत विभिन्नताओं की वक्र खींच कर दिखाने पर वह एक दिशा की ओर झुक जाता है और चौथा है व्यक्तिगत विभिन्नताएं वंशक्रम के कारण होती हैं। तो व्यक्तिगत अंतर इस तथ्य को संदर्भित करता है कि लोग कई तरह से भिन्न हैं। आप देखते हैं कि आपके उम्र के लोग ही आपसे भिन्न होंगे। किसी की लंबाई ज़्यादा होगी, किसी की लंबाई कम होगी। आप एक कक्षा में जाएं तो उसमें भी बच्चे समान लंबाई या समान वजन के नहीं होंगे। किसी का वजन ज़्यादा होगा, किसी का वजन कम होगा, किसी की लंबाई ज़्यादा होगी, कोई मोटा होगा, कोई पतला होगा, किसी को कुछ पसंद है, किसी को हिंदी पसंद है, किसी को मैथ पसंद है। तो इस तरीके से व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। अब इसमें पूछा गया है कि जो कथन सत्य है व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित वह बताना है। तो इसमें जो पहला विकल्प लिखा हुआ है यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि यदि विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर समान है तब भी उपलब्धि में विभिन्नता हो सकती है। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क्योंकि आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों ही व्यक्तिगत विभिन्नताओं का कारण बनते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। ए विकल्प इस प्रश्न में सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। लिखा है निम्न चित्र उदाहरण है। ये जो चित्र दिया गया है ये किसका उदाहरण है ये पूछा गया है। यहाँ आप देख सकते हैं प्राचीन मिस्र कला, फिर यहाँ से स्थापत्य कला, मकबरों की विषय वस्तु, ये चित्र दिया गया है। विकल्प लिखे हैं रेखा चित्र का, दूसरा है मॉडल का, तीसरा है प्रत्यय मानचित्र का और चौथा है बिंदु रेखीय चित्र का।
तो यह जो चित्र आप देख रहे हैं यह प्रत्यय मानचित्र का उदाहरण है। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अब ये क्या होता है? तो यह छात्रों को स्पष्ट रूप से यह जांचने में मदद करने के लिए एक शैक्षणिक तकनीक है कि नई अवधारणाएं पहले सीखी गई अवधारणाओं से कैसे संबंधित हो सकती हैं। अवधारणा मानचित्र ज्ञान को व्यवस्थित और प्रस्तुत करने के लिए चित्रमय उपकरण है। तो सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, प्रत्यय मानचित्र। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है निम्न में से कौन सी तकनीक प्रक्षेपण तकनीक नहीं है? पहला है खेल तकनीक, दूसरा है शब्द साहित्य परीक्षण, तीसरा है चित्र साहित्य परीक्षण और चौथा है व्यक्तिगत अध्ययन। तो प्रक्षेपण तकनीक क्या होती है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। फिर नहीं है वह पूछा गया है तो वो आप आसानी से पता कर लेंगे। तो प्रक्षेपण तकनीक एक अप्रत्यक्ष और असंरचित जांच पद्धति है जिसे मनोवैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया है और इसका उपयोग रेखांकित उद्देश्य, आग्रह या इरादों के बारे में अनुमान लगाने के लिए उत्तरदाताओं के एक प्रक्षेपण में किया जाता है जो प्रत्यक्ष पूछताछ के माध्यम से सुरक्षित नहीं हो सकते। अब इसमें पूछा गया है कि कौन सी प्रक्षेपण तकनीक नहीं है। तो इसमें जो आप देख रहे हैं व्यक्तिगत अध्ययन, ये प्रक्षेपण तकनीक नहीं है। बाकी जो तीनों लिखी हुई हैं, खेल तकनीक, शब्द साहित्य परीक्षण, चित्र साहित्य परीक्षण, ये प्रक्षेपण तकनीक है, लेकिन व्यक्तिगत अध्ययन प्रक्षेपण तकनीक नहीं है। तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है प्रजातिगत व्यक्तियों विभिन्नताओं को समझने में निम्न में से क्या मददगार साबित नहीं होता? पहला है मूल्य व्यवस्था, दूसरा है शाब्दिक एवं अशाब्दिक संप्रेषण, तीसरा है अधिगम की प्रक्रियाएं एवं विभिन्न व्यवस्थाएं और चौथा है बुद्धि। तो पूछा गया है कि प्रजातिगत विभिन्नता को समझने में क्या मददगार साबित नहीं होगा? तो बुद्धि मददगार साबित नहीं होगी। तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, बुद्धि। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन जो वातावरण के साथ उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। व्यक्तित्व की यह परिभाषा दी है। पहला विकल्प है मुरे, दूसरा है जेबी वॉटसन, तीसरा है GW आलपोर्ट और चौथा है स्किनर। तो यह जो परिभाषा है ये GW आलपोर्ट की है। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है प्रायः बालकों की बुद्धि का मापन किया जाता है। पहला विकल्प है अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षणों के द्वारा, दूसरा है वाचिक समूह बुद्धि परीक्षणों के द्वारा, तीसरा है अवाचिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों के द्वारा और चौथा है वाचिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों के द्वारा। तो बुद्धिमत्ता परीक्षण को संज्ञानात्मक कार्यों और बौद्धिक क्षमता के सामान्य स्तर का मूल्यांकन करने के लिए एक परीक्षण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अब इसमें पूछा गया है कि प्रायः बालकों की बुद्धि का मापन किया जाता है तो अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षणों के द्वारा यानी कि गैर मौखिक सामूहिक बुद्धिमत्ता परीक्षण के द्वारा। तो ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अब जो और विकल्प लिखे हुए हैं इनके बारे में जान लीजिए। वाचिक समूह बुद्धि परीक्षण क्या होता है? तो ये परीक्षण समूहों की बुद्धिमत्ता का परीक्षण करने के लिए होते हैं और मौखिक व्यक्तिगत परीक्षण में भाषा का उपयोग करने के लिए पर्याप्त हैं। अवाचिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण क्या है? तो मौखिक परीक्षणों में बच्चे की भाषा के बारे में जागरूकता जनादेश में अधिक होती है और परिणाम स्वरूप इन परीक्षणों का उपयोग साक्षर व्यक्तियों तक सीमित है। और वाचिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण क्या है? तो ये परीक्षण साक्षर व्यक्तियों की बुद्धिमत्ता का परीक्षण करने के लिए है।
तो इन सब के बारे में भी आपको जानकारी आवश्यक है और इसमें ए विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है निम्न में से कौन बुद्धि परीक्षणों के दुरुपयोग का संकेत देता है? पहला है उन्नति के लिए मापन में सहायक, दूसरा है बुद्धि लब्धि का लेबल बालकों पर लगाकर अध्यापक अपनी अकुशलता को छिपाते हैं, तीसरा है बालकों को वर्गीकृत करने में और चौथा है अधिगम प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए। तो इसमें पूछा गया है कि दुरुपयोग का संकेत देता है, यानी कि जो दुरुपयोग को इंगित कर रहा है वह बताना है। तो बुद्धि परीक्षण को संज्ञानात्मक कार्यों और बौद्धिक क्षमता के समान स्तर का मूल्यांकन करने के लिए एक परीक्षण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अब इसमें पूछा गया है कि दुरुपयोग का संकेत देता है, तो बुद्धि लब्धि का लेबल बालकों पर लगाकर अध्यापक अपनी अकुशलता को छिपाते हैं। बी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है निम्न में से कौन सी पिछड़े हुए बालकों की विशेषता नहीं है? पहला है अपनी प्रकृति प्रदत्त योग्यताओं से कम स्तर की शैक्षिक उपलब्धि का प्रदर्शन करते हैं, दूसरा है सामान्य विद्यालयी कार्य के साथ वे गति नहीं रख पाते, तीसरा है अपनी आयु के बालकों से काफी पिछड़ जाते हैं और चौथा है कम बुद्धि रखते हैं। तो पिछड़े बालक कौन होते हैं? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो ऐसे बालक जो अपनी आयु के सामान्य बालक से पढ़ने लिखने में पीछे रह जाते हैं, पिछड़े बालक कहलाते हैं। अब इसमें पूछा गया है कि पिछड़े बालकों की विशेषता नहीं है, तो कम बुद्धि रखते हैं ये पिछड़े बालकों की विशेषता नहीं है। बाकी आप देख रहे हैं ये पिछड़े बालकों की विशेषताएं हैं, लेकिन कम बुद्धि रखना ये पिछड़े बालक की विशेषता नहीं है, तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है निम्न में से कौन सा तरीका प्रत्यक्ष समायोजन का है? पहला विकल्प है प्रक्षेपण, दूसरा है दमन, तीसरा है प्रतिगमन और चौथा है लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। तो समायोजन क्या है? समायोजन की अवधारणा जैविक शब्द अनुकूलन से उत्पन्न हुई है और समायोजन का अर्थ है कि व्यक्ति पर लगाई गई सामाजिक परिवेश की मांगों और दबावों की प्रक्रिया। अब इसमें पूछा गया है कि कौन सा तरीका प्रत्यक्ष समायोजन का है, तो लक्ष्य का प्रतिस्थापन, डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अब जो और विकल्प लिखे हुए हैं उनके बारे में जान लीजिए। प्रक्षेपण क्या है? तो यह अहंकार संरक्षण के लिए मानव व्यवहार में देखी जाने वाली सबसे आम प्रवृत्ति है। दमन क्या है? तो यह व्यक्ति के सचेत इरादे या जागरूकता के बिना होता है। जब कोई व्यक्ति अपनी जागरूकता से दर्दनाक विचारों को बाहर निकालता है तो वह दमन का उपयोग करता है। और प्रतिगमन क्या है? एक व्यक्ति वास्तविकता से पीछे हट जाता है और वह व्यवहार प्रदर्शित कर सकता है जो आमतौर पर उस व्यक्ति से अपेक्षित नहीं होता, तो ये प्रतिगमन कहलाता है। तो इसमें डी विकल्प सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है पृथक कक्षाओं एवं संवर्धन कार्यक्रमों का प्रयोग शिक्षा के लिए किया जाता है। पहला विकल्प है प्रतिभाशाली बालकों के लिए, दूसरा है निम्न शैक्षिक उपलब्धि बालकों के लिए, तीसरा है प्रतिभाशाली एवं निम्न शैक्षिक उपलब्धि बालकों के लिए और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो पृथक कक्षाओं एवं संवर्धन कार्यक्रमों का प्रयोग शिक्षा के लिए किया जाता है, तो प्रतिभाशाली बच्चे के लिए पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं ये शीघ्रता से सीखते हैं और आसानी से अमूर्त और तर्क की क्षमता को विचारों और घटनाओं के बीच देखते हैं। और यदि किसी पाठ्यक्रम को दोबारा या बार बार पढ़ाया जाए तो ये उसे पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि ये शीघ्रता से सीख जाते हैं, इन्हें बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। तो पृथक कक्षाओं एवं संवर्धन कार्यक्रमों का प्रयोग प्रतिभाशाली बालकों के लिए
शिक्षा के लिए किया जाता है, तो ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलिए है, निम्न का मिलान करते हुए दी गई तालिका में से सही उत्तर का चयन करें। हमें मिलान करना है, फिर बताना है कौन सा विकल्प सही है। ये सूची आ है, ये सूची बा है। चलिए मिला लेते हैं। लिखा है मन तरंग को एक रक्षा तंत्र के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं, तो इसे मिला देंगे दूसरे से, पलायन। फिर लिखा है रक्षात्मक तंत्र व्यक्ति का बचाव कर सकती है, तो इसे मिला देंगे चौथे से। फिर लिखा है उदात्तीकरण को रक्षात्मक तंत्र के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, इसे तीसरे से मिला देंगे। और चौथे में लिखा है क्षतिपूर्ति को रक्षात्मक तंत्र के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, तो इसे भी तीसरे से ही मिलाएंगे। चलिए विकल्प देखते हैं। लिखा है विकल्प में, तीसरे विकल्प में लिखा है एल का दूसरा, एम चौथा, एन तीसरा और ओ का तीसरा भी, यानी कि आपका जो सी विकल्प है वही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। रक्षा तंत्र ऐसे व्यवहार हैं जो लोगों को चिंता से बचाते हैं, और विभिन्न रक्षा तंत्र हैं जिनमें से कई स्वचालित हैं और अचेतन हैं। अब जो कल्पना रक्षा तंत्र है, इसे मिलाया है पलायन से, यानी कि जो लिखा हुआ है कि मन तरंग को एक रक्षा तंत्र के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं, तो जिसमें व्यक्ति अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने वाले परिदृश्यों की कल्पना करके वास्तविकता से बच निकलता है। अगला प्रश्न दिया गया है, शैक्षिक समस्याओं से ग्रस्त बालकों को किस समस्या का सामना करना पड़ता है। पहला है कान व उससे जुड़ी नसों का सही प्रकार से काम नहीं करना। तीसरा है भाषा के बोलने में असामान्यता का होना। तीसरा है मानसिक सक्रियता का कम होना। और चौथा है व्यवहारिक एवं सामाजिक बुद्धि में कमी का आना। तो पूछा गया है कि शैक्षिक समस्याओं से ग्रस्त बालकों को किस समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो भाषा के बोलने में असामान्यता का होना, बी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और बच्चों में अधगम की सामान्य कठिनाइयां क्या होती हैं? डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, ये अधगम अक्षमताएं हैं। अब इसमें यही तो पूछा गया था कि शैक्षिक समस्याओं से ग्रस्त बालकों को किस समस्या का सामना करना पड़ सकता है, तो इसीलिए बी विकल्प इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है अधिगम निरोगिता वाले बालकों को प्रक्रमण संबंधी निम्न में से किस प्रकार की कमी पाई जाती है। पहला है संख्याओं संबंधी सूचनाओं को याद करने में समय एवं दिशा की कम समझ। दूसरा है प्रायः अत्यधिक सक्रिय व्यवहार। तीसरा है मांसपेशियों पर कम नियंत्रण। और चौथा है कम मानसिक सक्रियता। तो अधिगम निरोगिता वाले बालकों में प्रक्रमण संबंधी किस प्रकार की कमी पाई जाती है, ये पूछा गया है। तो संख्याओं संबंधी सूचनाओं को याद करने में समय एवं दिशा की कम समझ, ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है। पहला है प्रगति पर गौर करना एवं उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना। दूसरा है विद्यार्थियों की समझ का पता लगाना। तीसरा है अध्यापक के उद्देश्यों की पूर्ति का पता लगाना। और चौथा है ग्रेड्स प्रदान करना। तो जो निर्माणात्मक मूल्यांकन होता है, इसका उद्देश्य शिक्षक और छात्र दोनों के लिए प्रक्रिया में निर्देश के रहते हुए शिक्षण प्रक्रिया में सफलता और असफलता से संबंधित लगातार प्रतिक्रिया प्रदान करना है। और इसका उपयोग निर्देश की अवधि के दौरान छात्रों की सीखने की प्रगति की निगरानी के लिए किया जाता है। तो इसमें आपका जो विकल्प सही है वह पहला विकल्प है, प्रगति पर गौर करना एवं उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है निम्न में से कौन सा शोध का चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है। पहला है उपकल्पनाओं का निर्माण। दूसरा है प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं अंतिम मूल्यांकन। तीसरा है सामान्यीकरण। और चौथा है शोध आकल्प का अपरिवर्तन यानी कठोर होना। तो क्रियात्मक अनुसंधान क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान शोधकर्ता की भागीदारी के साथ मानवीय क्रियाओं और सामाजिक प्रथाओं का अध्ययन करने के लिए एक
संख्यात्मक अनुसंधान का एक रूप है। अब इसमें पूछा गया है कि कौन सा शोध का चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है, तो वह है प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं अंतिम मूल्यांकन। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन सी समस्या क्रियात्मक अनुसंधान के लिए उपयुक्त नहीं है। पहला है हिंदी में 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लेख में सुधार। दूसरा लिखा है 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों के व्यवहार पर लिखित प्रशंसा एवं मौखिक प्रशंसा के प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन। तीसरा है परंपरागत विधि के ऊपर कंप्यूटर सहायतित अनुदेशन का प्रभाव। और चौथा है भूगोल के अध्ययन में एटलस एवं ग्लोब का प्रयोग। अब इसमें पूछा गया है कि कौन सी समस्या क्रियात्मक अनुसंधान के लिए उपयुक्त नहीं है। तो क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में आपको ऊपर वाले प्रश्न में बताया भी था, और इसके जो अनुसंधान प्रक्रिया के चरण हैं वो भी याद रखिएगा। सबसे पहले होता है समस्या की पहचान, फिर एक परिकल्पना का निरूपण, फिर एक शोध डिजाइन तैयार करना, सामान्यीकरण और अंतिम मूल्यांकन। तो ये भी आपको याद रखना है। अब इसमें प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सी समस्या क्रियात्मक अनुसंधान के लिए उपयुक्त नहीं है। तो परंपरागत विधि के ऊपर कंप्यूटर सहायतित अनुदेशन का प्रभाव, तो यही क्रियात्मक अनुसंधान के लिए उपयुक्त नहीं है, तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया है। पहला विकल्प है अध्यापकों को प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना। दूसरा है घुमंतु बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करना। तीसरा है एकेडमिक कैलेंडर को निर्धारित करना। और चौथा है 14 वर्ष के बाद की शिक्षा। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जिसे सामान्य तौर पर RTE अधिनियम 2009 के रूप में जाना जाता है, एक ऐसा अधिनियम है जिसका उद्देश्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत भारत में 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच की सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। तो इसमें पूछा गया है कि किस पर ध्यान नहीं दिया गया, तो 14 वर्ष के पश्चात की शिक्षा पर। डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में भारत की धार्मिक एवं सांस्कृतिक विविधता को मनाना, स्त्रियों के प्रति सम्मान एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण को बढ़ाने के प्रोग्राम का आयोजन एवं वृत्त चित्र तथा फिल्मों को एकत्र करना एवं दिखाना जिनके माध्यम से न्याय एवं शांति में वृद्धि हो को सुझाया गया है, ताकि पहला विकल्प है शांति की शिक्षा दी जा सके। दूसरा है मूल्यों की शिक्षा दी जा सके। तीसरा है नागरिकता की शिक्षा दी जा सके। और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न में आपका ए विकल्प सही है। ये क्यों सुझाया गया है, ताकि शांति की शिक्षा दी जा सके। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में मिलान करने के लिए दिया गया है, तो चलिए मिला लेते हैं, फिर देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। लिखा है बीज अंकुरित होने का अनुभव प्रदान करना, तो इसे मिला देंगे पहले से। अवलोकन करना से। फिर लिखा है भूमिका निर्वाह यानी रोल प्ले, तो इसे तीसरे से मिला देंगे भाग लेना। फिर लिखा है परिवार में लैंगिक विभेदीकरण की क्रियाओं या अभ्यास पर वार्तालाप, तो इसे मिला देंगे विचार यानी मनन से, चौथे से। और फिर लिखा है दुग्धशाला में विभिन्न दूध के उत्पादों की प्रक्रिया यानी प्रसंस्करण बनाना व डिब्बा बंद करना, तो इसे भी पहले से मिलाएंगे अवलोकन करना से। तो इसमें आपका जो पहला विकल्प लिखा हुआ है एल का एक, एम का तीसरा, एन का चौथा और ओ का पहला, यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो ये पेपर जो था ये 2012 वाला पेपर था। इसमें मैंने CDP के सभी क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं सभी का कमेंट पढ़ती हूँ और सभी को रिप्लाई भी देती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।